हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे रामकृष्ण मिशन आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। मैं शुभंकर नंदी। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, सेकंड सेमेस्टर का। वो टॉपिक का नाम है इवापोरेटर। ठीक है, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग साइकिल के जो 4 मुख्य पार्ट होते हैं। इवापोरेटर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस। तो ये सारे पार्ट मुख्यतः इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में ज़रूरी होता है। इसमें से एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये एक इवापोरेटर भी है। तो इवापोरेटर क्या है? इवापोरेटर ये एक रेफ्रिजरेशन साइकिल का ऐसा एक पार्ट है जहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस होता है। तो इवापोरेशन प्रोसेस क्या है? जब एक्सपेंशन डिवाइस से रेफ्रिजरेंट लिक्विड बन के लिक्विड के मात्रा पे स्तर पे वो क्या करता है, इवापोरेटर में एंट्री करता है। इवापोरेटर में एंट्री करने के बाद वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट अपना लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट दोनों रिजेक्ट करता है। और जो इसके अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो अगर कोई सामान रखा गया या फिर स्पेस है, वहाँ से क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जो अंदर में रेफ्रिजरेंट है, वो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने के बाद वो क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से जो फ्रिज में, अगर फ्रिज को अगर हम सोचें तो फ्रिज के अंदर जो सामान है वो ठंडा हो जाता है। और अगर स्पेस के बारे में सोचें तो हमारा जो घर है वो स्पेस ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से इवापोरेटर में इवापोरेशन प्रोसेस होता है और हमारे जो रेफ्रिजरेशन का मेन उद्देश्य है वो सफल हो जाता है, हमें सक्सेस हो जाता है। तो ये इवापोरेटर जो यूज़ होता है, हम समझे इवापोरेटर कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। इवापोरेटर भी बहुत सारा तरीका का होता है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन का होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आज जो टॉपिक कवर करूँगा यह है इवापोरेटर का क्लासिफिकेशन के ऊपर मेनली हम लोगों का आज फोकस रहेगा। हर एक टाइप को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब आज क्लासिफिकेशन, फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम लोग आज इवापोरेटर के डिफरेंट टाइप्स का जो इवापोरेटर है वो कैसे कैसे डिवाइड किया गया, किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके उसको हम डिवाइड किया है, उसको लेके आज डिस्कशन हम करते हैं। तो पहले हमने यह लिख रखा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कितना प्रकार का होता है इवापोरेटर। तो देखिए, पहला जो प्रकार होता है उसमें डाला गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस। हम जानते हैं कि कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट क्या करता है, वेपर से लिक्विड बनता है, तब वो एक्सपेंशन डिवाइस होके ही इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट एंट्री करता है। तो इवापोरेटर के एंट्री पे कौन सा एक्सपेंशन डिवाइस लगाया गया उसके ऊपर डिपेंड करके इवापोरेटर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं फ्रिज में क्या होता है, जो एक्सपेंशन डिवाइस यूज होता है वो सिंपल कैपिलरी ट्यूब टाइप होता है, या फिर बहुत सारे एक्सपेंशन डिवाइस होता है। उसमें से एक एक्सपेंशन डिवाइस होता है जैसे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन डिवाइस, एक होता है फ्लडेड टाइप फ्लोट वाल्व एक्सपेंशन डिवाइस होता है। तो जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ड्राई टाइप एक्सपेंशन डिवाइस लगाया गया, जैसे कैपिलरी हो गया, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइड हो गया, फिर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन डिवाइस हो गया, उसके ऊपर डिपेंड करके जो इवापोरेटर लगाया गया पीछे, उसको नाम दिया है ड्राई एक्सपेंशन टाइप इवापोरेटर। ओके, देन और दूसरा पार्ट है फ्लडेड टाइप इवापोरेटर। फ्लडेड टाइप इवापोरेटर से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन डिवाइस लगाया गया वो फ्लोट वाल्व टाइप एक्सपेंशन डिवाइस है, इसलिए इस इवापोरेटर का नाम डाला गया फ्लडेड टाइप इवापोरेटर। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ड्राई टाइप एक्सपेंशन डिवाइस जो है उसमें रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन डिवाइस होके लिक्विड स्टेट में घुसेगा इवापोरेटर के अंदर, और वहाँ से जब निकलेगा वो इवापोरेट होके वेपर बन के निकल जाएगा, फिर एक्यूमुलेटर होके कंप्रेसर में जाएगा। और तो फ्लडेड टाइप में क्या होगा, फ्लडेड टाइप में लिक्विड निकलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लिक्विड निकल गया और लिक्विड कंप्रेसर में एंट्री करता है तो कंप्रेसर धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लडेड टाइप इवापोरेटर में क्या होता है, उसमें लो साइड हाई साइड फ्लोट वाल्व लगा रहता है। फ्लोट वाल्व लगा रहता है। फ्लोट वाल्व से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इस टाइप का जो इवापोरेटर है इसमें कांस्टेंट मात्रा में लिक्विड
इवापोरेटर रहता है, या सॉरी लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें कॉन्स्टेंटली रहेगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है इवापोरेट होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट वेपर स्टेट में आता है वो एक्यूमुलेटर होकर कंप्रेसर में चला जाता है। कंप्रेसर में कभी भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट नहीं जाएगा, बट ड्राई एक्सपेंशन में क्या होता है कि हमेशा वो लिक्विड जाने के बाद इवापोरेट होकर वो ड्राई होकर निकल जाता है रेफ्रिजरेंट। लेकिन फ्लडेड टाइप इवापोरेटर में क्या होता है, उसमें हमेशा एक स्तर जो होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट का उसमें मेंटेन रखा जाता है, उसमें जितना भी पोर्शन वेपर बनेगा वही जाएगा कंप्रेसर में, फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है कंटिन्यू होगा, रिसाइकिल होगा, रिपीट होगा। फिर नेक्स्ट टाइप कैटेगरी बताया विथ रेस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन, हम किस एप्लीकेशन में किस काम के लिए हम इवापोरेटर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। एयर कूल टाइप इवापोरेटर एंड चिलर, ये लिक्विड इवापोरेटर भी बोल सकते हैं इसको मैंने चिलर बोल दिया। तो एयर कूल टाइप क्या होता है, जिस कोई भी रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट्स में जिस टाइप का इवापोरेटर लगाया गया उसमें कोई दूसरा माध्यम नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक एयर ही अंदर जाता है, वही सर्कुलेट होता है, उस टाइप को मैंने नाम दिया एयर कूल्ड। एटमॉस्फेरिक एयर बोले तो मान लीजिए एक फ्रिज है, फ्रिज के अंदर हवा भरा रहता है, उसमें सामान रहता है, लेकिन हवा जितना रहता है वही इसमें सर्कुलेट होता है, वही ठंडा होता रहता है। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो थोड़ा हवा और गया अंदर गया, या फिर थोड़ा हवा ठंडा हवा बाहर निकल गया, गर्म हवा अंदर घुस गया, तो जो ये सर्कुलेशन है ये ऑटोमेटिक है, इसलिए उसको बोला गया एयर कूल टाइप इवापोरेटर। और एक होता है चिलर क्या होता है, इसमें जो हाई मतलब बहुत लो टेम्परेचर यूज़ होता है उसके लिए इसमें चिलर लगाया जाता है। तो चिलर जनरली जैसे हम लोग कंडेंसर पढ़े थे, शेल एंड ट्यूब कंडेंसर, शेल एंड कोयल कंडेंसर, जिस टाइप में क्या होता है एक साइड में रेफ्रिजरेंट आता है, एक साइड में पानी आता है, ठीक है, तो उसी टाइप का होता है चिलर। लेकिन थोड़ा सा अंतर जो होता है इसमें क्या है, कंडेंसर में क्या होता है जो ट्यूब्स है उसमें पानी फ्लो होता है और शेल में रेफ्रिजरेंट होता है, इसमें चिलर में वो अलग हो जाता है, उल्टा हो जाता है, शेल में आ जाता है पानी और जो ट्यूब्स है उसमें चला जाता है रेफ्रिजरेंट। उससे क्या होता है, चिलर में क्या होता है जो पानी शेल में होता है वो ठंडा होता है और वो जाके पर्पस सॉल्व करता है, वो जाके कोई और सिस्टम को ठंडा करता है। तो ये हो गया चिलर टाइप इवापोरेटर। Then next category is with respect to the types of draft convection। ड्राफ्ट कन्वेक्शन का मतलब है कि इसके अंदर हवा को कैसे मैं घुमा रहा हूँ, इसके अंदर हवा कैसे घूम रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके भी इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है नेचुरल कन्वेक्शन, एक है फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो अगर सिंपल एग्जांपल में लेता हूँ तो नेचुरल कन्वेक्शन होता है आपका फ्रिज में, ठीक है, जैसे डायरेक्ट कूल्ड जो रेफ्रिजरेटर है या फिर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो है उसमें होता है नेचुरल कन्वेक्शन, मतलब इसमें कोई दूसरा माध्यम नहीं है इस ठंडा हवा को इसमें सर्कुलेट करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली ठंडा होता है, नीचे जाता है, फिर गर्म होता है, ऊपर आता है, ऐसे ही अपने आप सर्कुलेट होता है, उसमें कोई और माध्यम नहीं है। और जो फोर्स कन्वेक्शन है उसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम लोगों का जो नो फ्रोस्ट रेफ्रिजरेटर या डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो है उसमें आप लोग गौर करना, तो ऊपर का जो छोटा चैम्बर है वहाँ पे एक पंखा लगा रहता है। ये पंखा क्या करता है, हवा को नीचे भेजता है, फिर मतलब हवा के सर्कुलेशन को फोर्सफुली करता है एक पंखा, छोटा एक फैन लगाने से। या फिर हमारा जो स्प्लिट एसी होता है उसमें भी देखना इंडोर यूनिट जो होता है उसमें एक ब्लोअर लगा रहता है, वो ही ब्लोअर क्या करता है, घर के हवा को एक बार ठंडा फेंकता है, फिर एक खींचता है, फिर इवापोरेटर के कॉइल के ऊपर से फेंकता रहता है। तो ये फोर्स कन्वेक्शन टाइप इवापोरेटर हो गया। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन। हाँ, अब कंस्ट्रक्शन मतलब है कि इवापोरेटर को कैसे बनाया गया। हाँ देखो, एक चीज़ मैंने यहाँ लिखा है एयर कूल्ड इवापोरेटर। ये अगर एयर कूल्ड इवापोरेटर है तो उस समय कंस्ट्रक्शन के वाइज पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला बेयर ट्यूब। बेयर ट्यूब मतलब होता है सिंपल, इसमें खाली पाइप है, कॉपर पाइप, सिंपल कॉपर पाइप है, इसमें और कुछ नहीं है, तो इसलिए बेयर ट्यूब खाली है। दूसरा है प्लेट एंड ट्यूब। इसमें क्या होता है, एक प्लेट रहता है, प्लेट के ऊपर बॉडी में ऐसे ये प्लेट हुआ, इसके ऊपर ऐसे ट्यूब को इसमें ब्रेज या वेल्ड कर देगा, तो एक ट्यूब भी हो गया और प्लेट भी हो गया, तो इसलिए प्लेट एंड ट्यूब। ठीक है, ट्यूब के अंदर से रेफ्रिजरेंट पास होगा और ऊपर से जो प्लेट है उससे क्या होगा, हीट जो है रिलीज हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हीट रिलीज होने में आसानी होगा। तो प्लेट एंड ट्यूब। देन प्लेट एंड सरफेस। प्लेट एंड सरफेस क्या है, प्लेट एंड सरफेस है
प्लेट के अंदर में ही ऐसे बनाया होता है पोर्शन जिसके अंदर से रेफ्रिजरेंट घूमता है और सरफेस भी ज़्यादा बड़ा होता है तो फैल जाता है, रेफ्रिजरेंट का हीट लिबरेट हो जाता है। देन फिन एंड ट्यूब टाइप, ठीक है। फिन एंड ट्यूब टाइप होता है, एक ट्यूब है, ट्यूब जैसे हम लोग अगर डबल डोर रेफ्रिजरेटर देखें तो इसमें ट्यूब होता है, ट्यूब की बॉडी में ऐसे ऐसे चीज़ लगा रहता है, जैसे ये ट्यूब हुआ इसके बॉडी में ऐसे ऐसे लगा रहेगा पतला पतला सा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिन। फिन होने से क्या है कि फिन होने से हीट ट्रांसफर रेट जो है वो बढ़ जाता है, जैसे सरफेस एरिया बढ़ गया ट्यूब के लगा हुआ, तो ट्यूब में जो अगर ठंड रेफ्रिजरेंट है या गर्म रेफ्रिजरेंट है तो वो क्या करेगा, फिन के द्वारा निकल जाएगा, हीट ट्रांसफर इसका अच्छा होगा। ये कंडेंसर में भी होता है, इवापोरेटर में भी होता है, जिस कारण से मैं गर्म या ठंडा बोला हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट है विथ रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन, अब चिलर है, इस समय था एयर कूल्ड, अब है चिलर। चिलर अगर यूज होगा तो कितना टाइप का इवापोरेटर है, देखिए जो कंडेंसर में होता था शेल एंड ट्यूब कंडेंसर बोलते थे हम लोग, यहाँ पर शेल एंड ट्यूब इवापोरेटर, शेल एंड कॉयल इवापोरेटर एंड डबल पाइप टाइप इवापोरेटर है। इसमें अंतर मात्र इतना ही है, शेल एंड ट्यूब जो है, जो हम कंडेंसर में पढ़े थे, शेल में रेफ्रिजरेंट ट्यूब में वाटर, इसमें उल्टा है, इसमें ट्यूब में रेफ्रिजरेंट शेल में वाटर, सेम तीनों में ही है, ठीक है। तो ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ चिलर, चिलर को कितना टाइप में डिवाइड किया गया। देन है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेटिंग कंडीशन, अब हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके भी इवापोरेटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया फ्रॉस्टिंग टाइप। हाँ, फ्रॉस्टिंग टाइप मतलब फ्रॉस्टिंग हम जानते हैं कि बर्फ जमना, तो जिस इवापोरेटर के सरफेस में फ्रॉस्ट फॉर्म होगा उसको बोला गया फ्रॉस्टिंग टाइप। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, उस पर क्या होता है देखना, जो ऊपर का कूलिंग चैम्बर है उसकी बॉडी में कुछ दिन बाद बर्फ़ फॉर्म होता है, आइस फॉर्म होता है, तो वो हो गया फ्रॉस्टिंग टाइप। फिर इसको बर्फ़ को हम लोग गलाना पड़ता है, कुछ दिन बाद सर्विसिंग करने के समय क्लीन करना पड़ता है, ये आप जानते हो। देन है डीफ्रॉस्टिंग टाइप, मतलब डीफ्रॉस्टिंग मतलब इसमें फ्रॉस्ट होगा, लेकिन फ्रॉस्ट होने के बाद या तो ये ऑटोमेटिकली डिफ्रॉस्ट हो सकता है या फिर मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग भी हो सकता है, तो इसको हमको फ्रॉस्टिंग होने के बाद डिफ्रॉस्टिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्रॉस्टिंग टाइप इवापोरेटर। एंड थर्ड कैटेगरी इज नॉन फ्रॉस्टिंग टाइप इवापोरेटर, मतलब इसमें फ्रॉस्ट होगा ही नहीं। इसमें क्या होता है कि फिन टाइप इवापोरेटर रहता है या फिर प्लेट टाइप इवापोरेटर रहता है, और इसमें फैन लगा रहता है। फैन क्या करता है, फोर्सफुली एयर को इसके अंदर सर्कुलेट करता है, जिस कारण से इसमें फ्रॉस्टिंग होता ही नहीं है। जिसको जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हम समझ सकते हैं, जो बॉटल कूलर है या फिर विजुअल कूलर जो है, जो देखना कि शॉप के सामने जो कोल्ड ड्रिंक्स का एक रखने के लिए एक फ्रिज रखा रहता है, जो डिस्प्ले बोर्ड टाइप भी होता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल वगैरह रखा रहता है या आइसक्रीम रखा रहता है, ठीक है। उसमें देखना कभी भी फ्रॉस्टिंग नहीं होता, क्योंकि उसमें प्लेट टाइप का इवापोरेटर होता है और एक फैन रहता है। तो फैन क्या करता है, हर समय हवा को सर्कुलेट करता रहता है, जिस कारण से फ्रॉस्टिंग नहीं हो पाता इसमें, ठीक है। और डीफ्रॉस्टिंग टाइप इवापोरेटर लगा रहता है, जैसे हम लोगों का, ये मैं एकदम एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ जो सबसे आसान हो, जो आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए, तो ये डीफ्रॉस्टिंग टाइप इवापोरेटर ज़्यादातर होता है डबल डोर रेफ्रिजरेटर में, जिसमें क्या होता है फ्रॉस्टिंग होता है, लेकिन हर 8 घंटे के बाद उसको डीफ्रॉस्टिंग साइकिल भी हम चालू करते हैं, एक टाइमर होता है उससे, तो उससे क्या होता है जो फ्रॉस्ट फॉर्म होता है वो फिर पिघल जाता है, डिफ्रॉस्ट हो जाता है, फिर से सिस्टम चालू हो जाता है। इससे क्या होता है कि सिस्टम का जो एफिशिएंसी है वो डाउन नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर अगर फ्रॉस्टिंग हो जाएगा जो कूलिंग कॉयल या फिर इवापोरेटर में, तो सिस्टम का हीट ट्रांसफ़र रेट कम हो जाता है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़े हैं इग्लू। इग्लू क्या होता है कि बर्फ़ के द्वारा निर्मित घर होता है, उसके अंदर आप जाओगे तो गर्म लगेगा, और वो बना होता है बर्फ़ से। तो क्या होता है, बर्फ़ जो है हम जानते हैं ठंडा है, लेकिन अगर इसको हम बना देते हैं तो वो इंसुलेटर का काम कर जाता है। तो वैसे ही अगर इवापोरेटर की कॉयल पे फ्रॉस्टिंग जमना स्टार्ट हो जाएगा तो वो एज ए इंसुलेटर काम कर जाएगा और हीट ट्रांसफ़र अच्छा नहीं होगा। तो इस कारण से इवापोरेटर से कंप्रेसर में लिक्विड फ्लड बैक का चांस रहता है, मतलब इवापोरेट ना होके वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही तुरंत जाके कंप्रेसर में घुस सकता है, इससे कंप्रेसर का लाइफ खराब होगा। तो इस कारण से डीफ्रॉस्टिंग करना ज़रूरी है। तो इसलिए फ्रॉस्टिंग टाइप जो है उसको
पीरियडिकली हमें डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है। और डीफ्रॉस्टिंग टाइप जो है इसमें डीफ्रॉस्टिंग साइकिल ही होता है, एक हीटर होता है जो कि फ्रॉस्ट को गला देता है, और नॉन फ्रॉस्टिंग टाइप इसमें फ्रॉस्टिंग होता ही नहीं है। तो ये जो सारे था, ये था इवापोरेटर के क्लासिफिकेशंस। डिफरेंट टाइप्स के जो इवापोरेटर्स होते हैं इसको मैंने आज आपके सामने यहाँ रखा है। तो जब मैंने बताया, आप हो सके तो एक दो बार वीडियो को सुनिए और जो मैंने बताया उस पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। उस पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो इवापोरेटर को समझने में आपको आसानी होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। कुछ और इस पॉइंट्स को, अगर कोई पॉइंट को आप समझ नहीं पाए या फिर और अच्छी तरह जानना है, कोई टेक्निकल पॉइंट्स आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।